देखो बेटा, आज का हम लोग का क्लास जो है वो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर है। इसी के ऊपर बेस कर रहा है और आज की हम लोग की स्टडी होगी जो होगी इसी पर चलेगी। ध्यान रखिएगा, इसको जो भी क्वेश्चन होता है आपका हमसे स्टेप वाइज हम इसको पढ़ते जा रहे हैं और समझाते जाते हैं आपको। और आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कैसे इस अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर और हमारे आप तक एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसको समझने के लिए हम इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं और स्टेप वाइज स्टार्ट करेंगे। आप कोशिश कीजिए इसे समझने का, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने क्वेश्चन रजिस्टर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दिया जाए। क्लियर? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। देर आर convincing proof that about the existence of evolutionary mechanism in living animals and plants। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ सुविधाजनक प्रमाण खोजने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जानने की ज़रूरत है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो किस तरीके से एनिमल और प्लांट आज के डेट में इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है वेरियस फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन हैव बीन पुट फॉरवर्ड एज एविडेंसेस ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज। याद रखिएगा, बहुत से फैक्ट टाइम पे जो वैज्ञानिक हैं, जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने दिया है, ठीक है। अपने रिसर्चेज के बेसिस पे ये बताने का कोशिश किया है एविडेंस के थ्रू कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है। क्लियर? और इनको अलग अलग कैटेगरी में उन लोगों ने मेंशन कर रखा है, अलग अलग समूह में उन लोगों ने मेंशन कर रखा है। कुछ हेड्स आते हैं, कुछ हेडिंग शीर्षक आते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हम लोग जान रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन को जानना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन को एज ए एविडेंस, इवोल्यूशनरी एविडेंस के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे हम लोग इवोल्यूशनरी एविडेंस के रूप में, एज वेल एज मार्फोलॉजी की हम लोग स्टडी करेंगे इवोल्यूशनरी एविडेंस के रूप में बेटा, ठीक है। मार्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव एनाटॉमी की भी स्टडी करेंगे इसके अंदर। क्लियर? वो नेक्स्ट पार्ट में जा सकता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है एविडेंस ऑफ कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये थर्ड एविडेंस है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। अगर आप ध्यान देते हो बेटा, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, आपको पता है कि लगभग 4.6 अरब वर्ष बीत गया, अरब साल बीत गया है अर्थ को बने हुए। और अर्थ के बनने के लगभग 100 करोड़ साल बाद, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। और इसका मतलब ये हो गया कि 3.5 अरब वर्ष यानी 3.5 बिलियन ईयर से ऑर्गेनिज्म इस पर सर्वाइव कर रहा है किसी न किसी फॉर्म में। 3.5 अरब साल से लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है किसी न किसी फॉर्म में। और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लगभग कैरेक्टर सेम हैं क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल को पैदा करते हैं। तो एक तो ये कॉमन फिजियोलॉजी हो गई। तो हम लोग करेंगे एक सबसे ईजीएस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सबसे जायंट और सबसे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। और कैसे उसकी कॉम्परेटिव फिजियोलॉजी की, उसके फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, जिससे हम जान पाएंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। इसके अलावा बेटा हम लोग एविडेंस के रूप में यूज करेंगे किसको तो सेल बायोलॉजी को। एविडेंस के रूप में सेल बायोलॉजी को यूज करेंगे, एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजी को एज ए एविडेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। इसके बाद का जो हिस्सा है वो एविडेंस के रूप में एविडेंस हमें प्रोवाइड करेगा कौन तो पैलेंटोलॉजी, यानी जीवाश्म के द्वारा हम अध्ययन करेंगे कि कैसे जीवों का विकास हुआ है, एज वेल एज एविडेंस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हायर क्लासेस में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बीएससी वगैरह में हायर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करेंगे किस में तो एज ए एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी। याद रखो बेटा, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे हुआ है। और इसमें हम क्लासिफिकेशन का सहयोग लेंगे, वर्गीकरण का सहयोग लेंगे, क्योंकि वर्गीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके समानता और विभिन्नता के आधार पर ही, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर ही एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप, और एक जैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक समूह में रखते हैं। तो ये बताएगा कि एक जैसे मिलने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक समूह के मेंबर हों, कैसे हम उसकी स्टडी करेंगे और जान पाएंगे कि इसका हम लोग यूज एविडेंस के रूप में करें। आगे लिखा हुआ है
अर्ली क्लासिफिकेशन वर लार्जली आर्टिफिशियल। याद रखो बेटा, जो शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन हुआ वो आर्टिफिशियल था। बिकॉज क्यों था? तो अर्ली सिस्टमेटिक्स कंसिडर्ड ओनली द सुपरफिशियल कैरेक्टर। शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन किया गया बेटा वो केवल आर्टिफिशियल था। मतलब बर्ड्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया, तितलियों को भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया, उड़ने वाले सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिया गया, शाकाहारी जितने भी शाकाहारी सबको एक ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, जितने भी जहरीले ऑर्गेनिज्म थे उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि सुपरफिशियल कैरेक्टर के बारे में उस समय के सिस्टमेटिक्स जो थे, वर्गीकरण वैज्ञानिक जो थे वो जानते थे, वो डिटेल में स्टडी नहीं कर पा रहे थे फॉर द डिफ्रेंसिएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। याद रखो, उस समय सतही ज्ञान था और उसका उपयोग करते थे। लेकिन बाद में सिंस द डेवलपमेंट ऑफ थियरी, याद रखो बेटा, सिंस द डेवलपमेंट ऑफ थियरी ऑफ डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन बाई लैमार्क। याद रखो बेटा, जब लैमार्क ने थियरी प्रपोज किया, कौन सा थियरी प्रपोज किया? डिसेंडेंट के बारे में, कि कैसे कैसे एंसेस्टर से डिसेंडेंट का विकास हुआ है। ठीक है, डिसेंडेंट की थियरी जब प्रपोज किया किसने? तो लैमार्क ने और उसके बाद डार्विन ने। ठीक है, अटेम्प्ट हैव बीन मेड क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, लैमार्क और डार्विन की जो डिसेंडेंट थियरी थी, ठीक है, लैमार्क और डार्विन की जो डिसेंडेंट थियरी ऑफ डिसेंडेंट थी, इसके बाद जो वैज्ञानिक थे, जो क्लासिफिकेशन करने वाले सिस्टमेटिक्स थे, उनको समझ में आया कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पर भी। उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेटा इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पर भी। आगे दिया हुआ है, अ नेचुरल क्लासिफिकेशन इज एन एक्सप्रेशन। याद रखो बेटा, जो प्राकृतिक क्लासिफिकेशन है, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया वो क्या है? तो वो एक तरह का एक्सप्रेशन है, वो एक तरह का प्रदर्शन है। किस चीज़ का? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ नहीं, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो क्या है बेटा? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है, प्राकृतिक क्लासिफिकेशन जो है, वो एक तरह का प्रदर्शन है। किसी का प्रदर्शन है? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। इवोल्यूशनरी यानी कौन ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, कौन ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, उसी का प्रदर्शन है। अलग अलग ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि गधे से घोड़े का विकास हुआ है, तो यहाँ दो ग्रुप हो गए, जिसमें से एक एंसेस्टर का काम कर रहा है और दूसरा डिसेंडेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इट इज एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप आर क्लोजली रिलेटेड। याद रखो बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है, जो एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा नज़दीक के रिलेटेड है, ज़्यादा नज़दीक के संबंधित हैं, यानी वो उनके एंसेस्टर ज़्यादा कॉमन है इन कंपेयर टू उनसे रिलेटेड दूसरे ग्रुप के। वाइल दोज इन सेपरेटेड ग्रुप्स आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड। याद रखो बेटा, जो बोले हैं वही हो गया कि अगर एक ग्रुप, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स की बात करोगे तो वो ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे इन कंपेयर टू उसी जेनरा के दूसरे किसी स्पीसीज से। याद रखो बेटा, जैसे एक ही जेनरा के अंतर्गत दो स्पीसीज आती हैं, एक ही जेनरा के अंतर्गत अगर दो, जैसे कोई जेनरा एक है और उससे रिलेटेड दो स्पीसीज के ग्रुप्स हैं। ठीक है, जब हम मेंबर्स की बात करोगे तो एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होंगे ज़्यादा कॉमन होंगे दूसरे के कंपेयर में। याद रखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? तो ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप आर क्लोजली रिलेटेड। एक ही ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, वाइल दोज इन सेपरेट ग्रुप आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड। आगे बढ़ा हुआ है, द नेचुरल क्लासिफिकेशन इज टू रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। याद रखो बेटा, नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पे बेस कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये बता रहा है कि दो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है, एज वेल एज, या ये कह सकते हो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बताता है। यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई स्पीसीज किन किन स्पीसीज से होकर के विकसित हुई है, कोई स्पीसीज किन किन स्पीसीज से होकर विकसित हुई है, इसी को हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन होमोलोगस। याद रखो बेटा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा कि होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। जैसे हम बात करें मनुष्य के हाथ की, बात करें घोड़े के अगले पैर की, तो घोड़े का अगला पैर और मनुष्य का हाथ, घोड़े का अगला पैर, मनुष्य का हाथ या पक्षी का पंख, याद रखो ये तीनों अलग अलग काम कर रहा है। जहाँ मनुष्य का हाथ जो मनुष्य का हाथ है वो कौन सा काम कर रहा है? तो मनुष्य का हाथ चीज़ों को पकड़ने का काम कर रहा है,
ज़्यादा प्रिहेंसाइल हो गया है। घोड़े का पैर, अगला पैर दौड़ने काम कर रहा है, जबकि बर्ड का अगला जो पैर है वो मॉडिफाई होकर पंख बदल जाता है। याद रखो बेटा, लेकिन इनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सब में ह्यूमरस होता है, सब में फैलेंजेज होते हैं, सब में अंगुली अस्थियाँ होती है। यानी ये तीनों के तीनों अंग जो है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होमोलोगस स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके काम के आधार पर अगर होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे इंसेस्टर से ही विकसित हुए हैं, एक जैसे इंसेस्टर से ही विकसित हुए हैं। यहाँ दिया बेटा, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन होमोलोगस स्ट्रक्चर हुज फंडामेंटल सिमिलरिटी डिमॉन्स्ट्रेट अ कॉमन एंसेस्ट्री। याद रखो बेटा, होमोलोगस स्ट्रक्चर जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर है, उनके अंगों के बीच जो फंडामेंटल मूलभूत समानता है, फंडामेंटल सिमिलरिटी मूलभूत समानता है, वो किस बात को प्रदर्शित कर रहा है बेटा? वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कॉमन एंसेस्ट्री को। यानी होमोलोगस कैरेक्टर बियर करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से विकसित हुए हैं। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, रेदर देन एनालॉगस स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात एनालॉगस स्ट्रक्चर की करें तो एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन कौन सा है? ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा बेटा। एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? जैसे उड़ने वाले 3 ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, उड़ने वाले 3 ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बर्ड की बात कर रहे हैं, हम बैट की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं बटरफ्लाई की। याद रखो बेटा, बर्ड, बैट और बटरफ्लाई। बर्ड का जो पंख है वो भी उड़ने में हेल्प करता है, बैट का जो पंख है वो भी उड़ने में मदद करता है, और बटरफ्लाई का भी पंख है जो उड़ने में मदद करता है। लेकिन जब ध्यान से उसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो बर्ड का जो पंख है बेटा वो फेदर्स का बना हुआ है, बैट का जो पंख है वो स्किन का बना हुआ है, और बटरफ्लाई का जो पंख है वो काइटिन का बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों पंख जो हैं फंडामेंटली एक जैसे नहीं हैं, मूलभूत संरचना के आधार पर, फंडामेंटल सिमिलरिटी के बेस पर अलग अलग है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन की वजह से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर के वजह से कारण एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, दोज आर नोन एज एनालॉगस स्ट्रक्चर। याद रखो बेटा, ऐसे अंग जो इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन की वजह से डेवलप हुए हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं उनकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, विच हैपन टू बियर अ सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस। याद रखो बेटा, एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो सतही समानता प्रदर्शित करते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं शो करते हैं। याद रखो, ऑफ टू ईच अदर एज रिजल्ट, एक दूसरे से, यानी बर्ड का पंख, तितली का पंख और बर्ड का पंख, ठीक है, वो सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, ठीक है। और ऐसे एवोल्यूशन को हम लोग कंजर्वेंट एवोल्यूशन बोलते हैं बेटा, ऐसे एवोल्यूशन को हम लोग कंजर्वेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, वेरी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स आर केप्ट इन सेम स्पीसीज। याद रखो बेटा, वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे, वो एक जैसे हैं, उनको हम लोग सेम एक ही स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं, विच सो दैट दे डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। यानी एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग एक स्पीसीज बोल देते हैं, वो एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। वेरी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स आर केप्ट इन सेम स्पीसीज विच आर सोन दैट दे डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ध्यान सुनते रहिएगा आप लोग, हमने क्या बोला? जो एक जैसे दिखने वाले, बहुत नज़दीक दिखने वाले एक एनिमल जो हैं, ठीक है, वो उनको हम लोग एक ही स्पीसीज में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो एक ही, याद रखिए बेटा, वो कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द स्पीसीज, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, द स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट यूनिट। याद रखो बेटा, द स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग जब वर्गीकरण बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, स्पीसीज को क्या बोलते हैं? कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सबसे छोटी इकाई होती है, विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो स्पीसीज है जीवों के एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, विच क्लोजली रिजेंबल्स, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बिल्कुल हूबहू एक दूसरे से दिखते रहते हैं, क्लोजली रिजेंबल शो करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं विथ ईच अदर। हो गया, देयर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर। याद रखो बेटा, जो एक ही ग्रुप यानी एक ही स्पीसीज के मेंबर होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखते हैं, फिजियोलॉजिकली एक जैसे दिखते हैं, और एम्ब्रियोलॉजिकली यानी एम्ब्रियोनिक स्टडी भी अगर उनकी करोगे तो वो एक ही जैसे दिखाई देंगे, उनका एम्ब्रियोनिक स्टडी जो डेवलपमेंट होता है वो भी एक समान होता है। दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एमंग देमसेल्फ। और ये जो एक ही ग्रुप के जो मेंबर होते हैं जिनको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं, उनके पास ये क्षमता होती है कि अपने ही ग्रुप में ये इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, अपनी संतान पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज
अगर वो अपने ग्रुप में संतान नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो वो एक स्पीसीज के मेंबर नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक बेटा, उसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो यहाँ पे स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। दीज बिकम मोर और लेस सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर को एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं बेटा, अगर उनकी तुलना हम उनका कंपैरिजन जब किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर से करते हैं, ठीक है, जो को एग्जिस्टिंग स्पीसीज है बाई डिसअपियरेंस और इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है, वो डिसअपियरेंस हैं, डिसअपियर्ड हैं या इंटरमीडिएट फॉर्म के रूप में। द स्पीसीज विच आर मच एलाइक, ऐसी जातियाँ जो बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, आर इंक्लूडेड इन वन जीनस। याद रखो बेटा, अगर हम स्पीसीज, एक स्पीसीज की बात किए और उसी के जैसे दूसरी जातियाँ भी दिख रही हैं, उसी के जैसे दूसरी जाति भी, दूसरे मेंबर भी दिख रहे हैं, लेकिन उनमें आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा है, दिख तो बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं लेकिन आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा है। ऐसे जो मेंबर्स हैं उन सारे स्पीसीज को, ऐसे जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैं, उनको हम लोग एक कॉमन ग्रुप में रखते हैं, दो जनों जीनस, यानी स्पीसीज के ग्रुप को हम लोग जीनस बोलते हैं। उसमें सिमिलरिटीज़ तो है, लेकिन उसमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा है, विच आर डिस्टिंक्ट, जैसे घोड़ा और जेब्रा, घोड़ा और गधा, ये दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर स्पीसीज, ठीक है, वो दूसरे स्पीसीज से अलग होते हैं। क्लस्टर ऑफ जेनरा, ठीक है, क्लस्टर ऑफ जेनरा, लेकिन वो जेनरा के पार्ट्स होते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इन द सेम मैनर, ठीक इसी प्रकार से बेटा, आल लाइक जेनरा, यानी एक जैसे दिखने वाले जितने जेनरा होंगे, एक जैसे दिखने वाले जैसे जेनरा होंगे, आर इंक्लूडेड इन वन फैमिली, उन सभी को हम लोग एक फैमिली में रख देते हैं। विच सो अगेन अ साइन ऑफ एफिनिटी। याद रखो बेटा, वो कह रहा है यहाँ बात कर रहे हैं कि एक स्पीसीज के सारे मेंबर तो एक जैसे थे, लेकिन एक जैसे दिखने वाली स्पीसीज के सारे मेंबर को हम लोग एक जीनस में रख दिए। बिल्कुल वैसे ही एक जैसे दिखने वाले सारे जो जीनस हैं, सारे जो जेनरा हैं, उनको हम लोग एक फैमिली में डालते हैं। इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, ये सारे जो कैरेक्टर यानी स्पीसीज टू जीनस और जीनस टू फैमिली, याद रखो बेटा, ये क्या शो कर रहे हैं, ये एफिनिटी शो कर रहे हैं। एफिनिटी मतलब होता है बंधुता, यानी ये आपस में रिलेटेड हैं। ये ठीक वैसे ही हम एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे आपके दादा के दो लड़के जो आपके पिता और चाचा के रूप में हैं, आप लोग जो हैं वो अपने चाचा के लड़कों से थोड़ा सा एफिनिटी मतलब दूरी तो दिखाएंगे, अपने भाइयों की तुलना में उनके बच्चों से थोड़ा दूर होंगे, लेकिन हैं तो आपस में जुड़े हुए। आगे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। लाइक फैमिली, याद रखो बेटा, बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल दे रहा है। लाइक वाइज फैमिली आल फॉलन नेचुरली इनटू लार्जर क्लस्टर। याद रखो बेटा, एक जैसे दिखने वाले जो सारे फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले सारे फैमिली के मेंबर जो हैं, उनके कैरेक्टर्स लगभग मिलते जुलते रहते हैं। विच आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटी रेदर देन फंडामेंटल कैरेक्टर। याद रखो बेटा, समानता के आधार पर उनको एक ग्रुप में रखा गया है बनस्पत उनके मूलभूत लक्षण के। These groups, it means family, these groups of like families are called order। अगर एक जैसे मेंबर जो एक जैसे फैमिलीज जो हैं उनको हम लोग एक ऑर्डर में डाल देते हैं, एक ऑर्डर के अंतर्गत स्टडी करते हैं। फाइनली दीज ऑर्डर्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लास, हो गया। एंड याद रखिएगा बेटा, एंड द डाइवर्स मेंबर ऑफ क्लास शेयर्ड ओनली वेरी फंडामेंटल करेक्टर। याद रखो बेटा, वेरी फंडामेंटल करेक्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल द रिलेटेड क्लास, याद रखो बेटा, एक जैसे दिखने वाले जितने भी क्लास हैं, ऑल द रिलेटेड क्लास आर इंक्लूडेड इन फाइलम। अर्नेस्ट हेकल ने बताया था, ऑल द रिलेटेड क्लास जो होते हैं वो एक फाइलम के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे बोल दिया गया कार्डेटा, आप जानते हो कार्डेटा के बारे में जान रहे हो आप कि कार्डेटा के सारे मेंबर जो होते हैं उनके में जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। यानी उनके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होता है, उनके पास नोटोकॉर्ड होता है, उनके पास सबसे नीचे की ओर वेंट्रल एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा। याद रखो, उनके सबसे नीचे की ओर एलिमेंट्री फैरिंजियल गिल स्लिट्स होता है। यानी जितने भी कॉर्डेट्स के मेंबर होंगे उन सबके पास ये तीन कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे। आगे लिखा हुआ है, हेंस ऑर्डर क्लासेस फाइला सिमिलरली रिगार्डेड टू एज और स्प्रंज कलेक्टिवली फॉर्म अ मोर रिमोट एंसेस्टर। याद रखो बेटा, अगर फैमिली हम बात करें कि फैमिली के मेंबर्स आपस में ज़्यादा क्लोज हैं, तुलना किया जाए जीनस से तो, तुलना किया जाए ऑर्डर से तो, तुलना किया जाए जीनस से, तुलना किया जाए फैमिली से, तुलना किया जाए ऑर्डर से, तुलना किया जाए क्लास से, और सबसे दूर
अगर दो अलग अलग तुम जीनस के स्पीसीज की बात करोगे जो इस रूट से होकर के आएंगे, ठीक है, तो सबसे दूरी बन जाएगी, बहुत दूर के एंसेस्टर से मिल के पूर्वज से मिलेंगे ये। द फैक्ट दैट इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज फैक्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखो बेटा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? द फैक्ट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिव एन ऑर्गेनिज्म रिजेंबल टू सम ऑर्गेनिज्म मोर देन अदर इज पॉसिबल। याद रखो बेटा, क्लासिफिकेशन क्या बता रहा है? क्लासिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने नज़दीक के जो उसके मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल सो क्लोज होंगे, उसमें समानता ज़्यादा दिखाएगा। दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही उसमें जो समानता होगा, जो लक्षण होंगे वो कम पॉसिबल होते जाएंगे, कम मिलते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार इनके जो कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, इन सबके एंसेस्टर लेकिन कॉमन होंगे, आगे लिखा हुआ है, और ये शो कर रहे हैं कि एवोल्यूशन के थ्रू ऐसे डेवलपमेंट होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। द डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस, याद रखो बेटा, द डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस इज मेजर्ड, अगर आपको ये चेक करना है कि उनमें समानता क्या क्या है, ठीक है, इसको नापने के लिए बाई रिमोटनेस ऑफ कॉमन एंसेस्टर, इन अदर वर्ड द सिमिलरिटी इज एन एविडेंस डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। याद रखो बेटा, अगर कॉमन एंसेस्टर हुआ तो कोई ना कोई करेक्टर आपस में मिलता रहेगा। जैसे हमने बोला क्या कि कार्डेटा की अगर बात करोगे तो कार्डेटा चाहे जिस भी समूह का हो, किसी भी स्पीसीज का हो, उसमें इतना तो लक्षण कॉमन होगा कि उसके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, उसके बाद नोटोकॉर्ड होगा, और उसके बाद फरिंजियल गिल स्लिट्स होगी। अब वो एक जैसा दिख रहा हो या एक जैसा नहीं दिख रहा हो, इसका मतलब कार्डेट जितने भी हैं वो सब के सब एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। जैसा कि एक नीचे ये डायग्राम या फैमिली चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो कार्डेटा को दिखाने की कोशिश किया गया है। क्या लिखा गया है? तो प्रिमिटिव कार्डेट्स के बारे में, एंसेस्टर के बारे में बनाया हुआ डायग्राम, अगर साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे देखिए, यहाँ फीसेस डेवलप हुई है, बैलेनोग्लासेस वगैरह डेवलप हुआ है, यहाँ पे फिशेज डेवलप हुई हैं, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस डेवलप हुए हैं, रेप्टाइल्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। आगे बर्ड्स डेवलप हुई हैं, ह्यूमन है और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो प्रिमिटिव एंसेस्टर तो नीचे है, यानी वो बारी बारी से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं उनके बारे में बता रहा है कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। यानी आप इन पांचों इन जिनको भी जिन ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो वो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखेंगे, फिर भी इनका जो एंसेस्टर है वो बेटा कॉमन है, फिर भी इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। आगे लिखा हुआ है, द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज इट सेल्फ प्रूव। याद रखो बेटा, जो क्लासिफिकेशन का पूरा तरीका है वो खुद में प्रूफ करता है, खुद में बताता है कि प्रूफ ऑफ डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एज सोन इन फाइलोजेनेटिक ट्री। अगर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे तो गूगल से कहीं से फाइलोजेनेटिक ट्री निकाल लेना, ठीक है, और आप देख पाओगे कि जो क्लासिफिकेशन का स्कीम है वो सीधे सीधे प्रदर्शित करता है, सीधे सीधे दिखाता है कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। जो सबसे सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो सबके कॉमन एंसेस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। द फ्रॉम विच एसोसिएटेड टुगेदर इन स्पीसीज, जेनरा, क्लास, फाइला आर सपोज्ड हैव डिसेंडेंट फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। आप अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर एक स्पीसीज की बात करो, उसके जीनस की बात करो, उसके क्लास की बात करो, फाइलम की बात करो, ये इस ग्रुप में आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म किसी न किसी कॉमन एंसेस्टर से डेवलप होते हैं। याद रखो बेटा, कोई भी स्पीसीज ले लो, कोई भी, जैसे होमो सैपियंस की बात करो, अगर हमारा जो जीनस है उस जीनस के जितने मेंबर होंगे, हमारा जो क्लास है उस क्लास के जितने भी मेंबर होंगे, या हमारा जो फाइलम है उस फाइलम के जितने भी मेंबर होंगे, अगर हमसे तुलना किया जाए, ह्यूमन से तुलना किया जाए, तो हम उनके कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुए हैं, हम उनके कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुए हैं। याद रखो बेटा, had the animal been created a supernatural power, had the animal been created by supernatural power, there would have been no resemblance among them। अगर आप सुपरनेचुरल पावर के थ्रू बने होते, ठीक है, तो कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं होता, समानता नहीं होता एक दूसरे में। द सिमिलरिटी विद इन अ ग्रुप एंड बिटवीन वेरियस ग्रुप सजेस्ट दैट अ डिफिनिट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। याद रखो बेटा, एक डिफिनिट रिलेशनशिप होता है अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइफ के बीच में, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं हम।
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बेटा, ठीक है। इसको इस हिस्से को हम नेक्स्ट वीडियो में डाल रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ तक को देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स अभी तुरंत थोड़ी देर बाद हम दूसरे वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट से हम एविडेंस आपको शो करेंगे कैसे कार्डेटा का एग्जाम्पल दे करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं किसको, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अपने। क्लियर।